लास्ट वीडियोस में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य 1 अप्रैल 1935 को प्रारंभ किया। हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये रोज़गार के सिद्धांत से संबंधित है और पहला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, ये कथन किसका है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ये कथन है जे.बी. से का। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है। देखिए, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। ये नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है और ये प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का मर्म बिंदु है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य अत्युत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव ही नहीं है और अर्थव्यवस्था का स्वरूप लोचशील होता है। ठीक है, तो यहाँ सी सही है। इसके बाद अगला है कि जो प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत की महत्वपूर्ण शर्त इसमें से कौन सी है। स्वतंत्र नीति, संरक्षण नीति, व्यापार नीति या उद्योग नीति। तो जो प्रतिष्ठित रोजगार का सिद्धांत है उसकी महत्वपूर्ण शर्त है आपकी स्वतंत्र नीति। जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसकी मान्यताएं आप नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। पहली मान्यता है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात निर्यात ना होते हों। दूसरी जो इसकी मान्यता है वो है अहस्तक्षेप की नीति, लेजिस फेयर जिसे कहते हैं। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अकेला छोड़ दो, यानी सरकार का हस्तक्षेप कम से कम हो। तीसरी मान्यता है कि वस्तु बाजार और साधन बाजार दोनों में ही पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। फिर चौथी है कि स्थैतिक अर्थव्यवस्था है और फिफ्थ है मुद्रा निष्क्रिय अथवा तटस्थ है और केवल विनिमय के माध्यम का ही काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो आपका राइट आंसर है वो है आपकी स्वतंत्र नीति। इसके बाद अगला है कि संघर्षक बेरोजगारी होती है प्रतिष्ठित विद्वानों के अनुसार जब रोजगार संबंधी पूर्ण जानकारी ना हो या श्रमिकों की अज्ञानता हो और ये और भी दोनों या उपयोग में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो सही है। जो संघर्षात्मक या संघर्षक बेरोजगारी है उसका रीज़न जो मेन होता है वो रोज़गार संबंधी पूर्ण जानकारी ना होना, यानी जो श्रमिक हैं उनको ये मालूम नहीं होता है कि रोज़गार कहाँ कहाँ उपलब्ध है, और श्रमिकों की अज्ञानता। ये दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और ये दोनों ही संघर्षक बेरोजगारी के कारण हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण रोजगार के लिए बाधक है। पूर्ण रोजगार जो अवधारणा है उसका मतलब होता है जब उत्पत्ति की सभी साधन रोजगार पर लगे हुए हों, चाहे वो श्रम हो, पूंजी हो, भूमि हो, साहस हो या संगठन हो। ठीक है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है कि पूर्ण रोजगार में वो सिर्फ श्रम को गिनते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पूर्ण रोजगार के लिए बाधक है, तो वो है आपका से का बाजार नियम। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि से का जो बाजार नियम है वो ये मानता है कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और उसके फलस्वरूप होने वाली सामान्य बेरोजगारी संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका बी सही होगा। इसके बाद अगला है प्रोफेसर से के बाजार नियम की मान्यता है कि अर्थव्यवस्था का स्वतंत्र संचालन हो, पूर्ण प्रतियोगिता हो, आय प्रभाव में किसी प्रकार की रुकावट न हो और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वो राइट है। अर्थव्यवस्था का स्वतंत्र संचालन या हस्तक्षेप की नीति ये हो गई। दूसरी उन्होंने कहा है कि वस्तु और साधन दोनों ही बाज़ारों में पूर्ण प्रतियोगिता हो और आय में भी किसी प्रकार की रुकावट को वो नहीं मानते हैं। तो उपयोग सभी इसके आंसर होगा। अगला है कि से के नियम के प्रमुख आलोचक थे। तो देखिए, से के नियम के जो प्रमुख आलोचक थे वो प्रोफेसर कीन्स थे। आलोचना तो और लोगों ने भी की, लेकिन जो प्रमुख आलोचक थे प्रोफेसर कीन्स थे। इन्होंने से के नियम को ही उलट दिया। से कहते हैं कि जो पूर्ति है वो अपनी मांग खुद उत्पन्न कर लेती है, लेकिन
जो कीन्स ने कहा उन्होंने बिल्कुल उलट बात कही। इन्होंने कहा मांग अपनी पूर्ति स्वयं पैदा कर लेती है, और जिन्होंने अपना रोजगार सिद्धांत दिया उसका केंद्र बिंदु इन्होंने इफेक्टिव डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग को माना। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है कि जो प्रतिष्ठित रोजगार के सिद्धांत के अनुसार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में मांग और पूर्ति के जो असंतुलन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। वो स्थायी हैं, अस्थायी हैं या अनिश्चित हैं, या फिर आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की बात हो रही है तो वस्तुओं के उत्पादन में मांग और पूर्ति के जो असंतुलन हैं वो हमेशा अस्थायी होते हैं, वो स्थायी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे आ जाइए कि प्रोफेसर पीगू ने मंदी काल में बेरोजगारी दूर करने की सलाह देते थे। तो उनके अनुसार जो मंदी में बेरोजगारी कैसे दूर की जा सकती थी। मजदूरी बढ़ाकर, मजदूरी घटाने पर, मजदूरी को स्थिर रखकर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, प्रोफेसर पीगू ने मजदूरी को घटाकर बेरोजगारी को दूर करने की बात कही। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही है। एक टर्म आता है जिसे कहते हैं पीगू प्रभाव। तो पीगू प्रभाव क्या होता है कि सामान्य मजदूरी कटौती से कीमतें गिरेंगी और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा, और मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होने से इस प्रकार की मुद्रा परिसंपत्तियों का वास्तविक मूल्य बढ़ जाएगा, जैसे कि स्टॉक होते हैं, शेयर होते हैं, बैंक जमा है, या सरकारी ऋण पत्र प्रतिभूतियाँ आदि हैं। इन म्यादी जो संपत्तियां हैं, ये म्यादी परिसंपत्तियां यानी फिक्स्ड वाली जो एक टाइम के बाद पूरी होती हैं, कि स्वामी अपने को पहले से अधिक धनी अनुभव करेंगे और उनकी उपभोग प्रवृत्ति मजबूत होगी तथा बचत प्रवृत्ति कमज़ोर पड़ जाएगी। इसी को जो है आपका पीगू प्रभाव कहते हैं, जो समस्त मांग और रोजगार में वृद्धि कर देता है। इसलिए इन्होंने मंदी काल में बेरोजगारी को दूर करने के लिए मजदूरी घटाने की सिफारिश की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करती है कुल जो है आपकी मांग क्रिया पर, कुल पूर्ति क्रिया पर, या ए और बी दोनों पर। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट है। कुल मांग क्रिया और कुल पूर्ति क्रिया दोनों पर ही प्रभावपूर्ण मांग जो है वो निर्भर करती है। जब आप कर्व खींचते हैं इफेक्टिव डिमांड के लिए तो आप कुछ ऐसे बनाते हैं। ये नीचे आपका रोज़गार का स्तर होता है, रोज़गार स्तर है ये, और इधर आपको दिखाया जाता है धनराशि, प्राप्तियां और लागतें। इधर प्राप्तियां और लागतें दिखाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद एक कर्व सीधा बनाया जाता है, ये आ जाता है इधर से ADF। ये होता है ADF, और एक जो दूसरा कर्व होता है जो आप ASF बनाते हैं वो यही जा रहा होता है, इसको यहाँ से ये सीधा हो जाता है, ठीक है। ये होता है कुल पूर्ति वक्र। तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं वही इफेक्टिव डिमांड का बिंदु होता है, ठीक है। तो प्रभावपूर्ण मांग जो होती है वो आपकी जो है वो कुल मांग क्रिया और कुल पूर्ति क्रिया दोनों पर ही निर्भर करेगी। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो है सी वो राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे आ जाइए कि प्रतिष्ठित विचारधारा आधारित है मजदूरों की लोचदार मांग पर, मजदूरों की बेलोचदार मांग पर, मजदूरों के स्वभाव पर, या मजदूरों के कोष पर। तो देखिए, जो प्रतिष्ठित विचारधारा है वो आधारित है मजदूरों की लोचदार मांग पर, ठीक है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है वो सही है। प्रतिष्ठित विचारधारा में मजदूरों की लोचदार मांग को एक जो है इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है, या इसको अच्छा खासा महत्व दिया गया है। इसके बाद आगे आ जाएगा कि कीन्सवादी रोजगार सिद्धांत को कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। देखिए, इसके लिए ऑप्शन यही सही है, प्रभावपूर्ण। आगे ऑप्शन 3 अगले पेज पर होंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका यही सही है कि जो कीन्सवादी रोजगार का सिद्धांत है उसको आप प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला है कि मजदूरी में कटौती से कीमतें गिरती हैं, बढ़ती हैं,
स्थिर रहती हैं या उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो, कुछ नहीं हो पाता है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपका आंसर है गिरती हैं। ठीक है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और पीगू ने साफ साफ कहा है कि सामान्य मजदूरी कटौती से कीमतें गिरेंगी। और वैसे भी अगर आप प्रैक्टिकली भी देखें तो जब मजदूरियाँ कम हो जाएंगी तो लागतें कम हो जाएंगी तो वस्तुओं की कीमतें जो हैं खुद ब खुद नीचे आ जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समीशन या सिग्मा, आप कुछ भी पढ़ लें, आई इजिकल टू सिग्मा ई है जब आई को आप जो है इनकम दिखा रहे हैं और ई को आप जो है एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं। तो ये किस रोज़गार सिद्धांत में के संबंध में सही है? तो देखिए, ये आपका प्रतिष्ठित रोज़गार के सिद्धांत के संबंध में सही है, क्योंकि प्रतिष्ठित रोज़गार जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनका मानना था कि अति उत्पादन जैसी जो अवस्था है वो उत्पन्न होना संभव नहीं है। तो ये आई बराबर ई यानी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये वाली जो मान्यता थी तो ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के संबंध में सही है। ये सबमिशन का या सिग्मा का जो निशान होता है इसका मतलब होता है टोटल या कुल, तो बी सही हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला है कि कीन्स रोज़गार विश्लेषण आधारित है। अल्पकालीन पर जो व्याख्या है कीन्स की वो अल्पकालीन है, दीर्घकालीन है, दोनों पर लागू होगी या दोनों में से किसी पर भी लागू नहीं होगी। तो देखिए, जो कीन्स का रोज़गार सिद्धांत है वो आपका अल्पकाल की स्थिति में ही लागू होता है। ठीक है, कीन्स का रोज़गार सिद्धांत अल्पकालीन है। इसके बाद अगला है कि कीन्स के अनुसार उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति कैसी होती है। तो देखिए, कीन्स के अनुसार उत्पत्ति के साधनों की जो पूर्ति है वो बेलोजदार है। उत्पत्ति के साधन बेलोजदार माने हैं। रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है कि वो जैसे भूमि है या जो भी प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ें हैं वो सारी की सारी पहले से नियत हैं, उनमें किसी भी तरह की आपकी जो है बढ़ोतरी कर पाना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो है कि उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति इन्होंने बेलोजदार मानी है। बेलोजदार से मतलब ऐसा होता है कि कीमतें घट जाएं या बढ़ जाएं और उन चीज़ों की डिमांड पर असर ना पड़े, तो ये बेलोजदार होता है। कितना भी आप कीमत बढ़ा दें लेकिन लोगों को उसकी ज़रूरत है तो वो चीज़ ख़रीदेंगे। तो जब कीमतों का असर ना हो किसी भी चीज़ पर तो वो बेलोजदार कहलाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है अभी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे है कि कीन्स का जो रोज़गार विश्लेषण है उसमें पूंजी उत्पाद अनुपात यानी COR कैसा रहता है। तो देखिए, जो कीन्स का रोज़गार विश्लेषण है उसमें उसने पूंजी उत्पाद अनुपात को स्थिर माना है। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है कि सही कथन को चुनिए। इन जो 4 कथन दे रखे हैं इसमें से सही कौन सा है? प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत कीन्सवादी विश्लेषण का प्रमुख देन है। कीन्सवादी विश्लेषण दीर्घकालीन है। कीन्सवादी विश्लेषण में उपभोग प्रवृत्ति महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए, इसमें केवल एक सही है कि क्यों प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत है वो कीन्सवादी विश्लेषण की प्रमुख देन है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर अल्पकालीन होती है। ठीक है, कीन्सवादी विश्लेषण अल्पकालीन है और कीन्सवादी विश्लेषण में उपभोग प्रवृत्ति महत्वपूर्ण होती है। उपभोग प्रवृत्ति को भी महत्व दिया जाता है लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो प्रभावपूर्ण मांग है। इस दृष्टि से देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला आ जाता है कि तर्क के आधार पर कीन्स के रोज़गार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत है। ये किसने कहा है? तो देखिए, ये वक्तव्य जो है प्रोफेसर डिलार्ड का है। ठीक है, ये वक्तव्यों में भी पूछा जा सकता है और आपको याद भी रखना है कि तर्क के आधार पर कीन्स के रोज़गार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु प्रभावपूर्ण मांग को किसने बताया है? तो प्रोफेसर डिलार्ड हैं। इसके बाद अगला है कि प्रभावपूर्ण मांग का रोज़गार सिद्धांत किसने दिया है? ये तो बहुत ही आसान सा हो गया है, ये प्रोफेसर कीन्स ने दिया है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद कि ED इज इक्वल टू ADF प्लस ASF, ये कथन सही है या ये जो लिख रखा है ये वक्तव्य सही है, गलत है, अनिश्चित है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? देखिए, ये जो है ये बिल्कुल सही है। ED होता है इफ़ेक्टिव डिमांड। ED मीन्स इफ़ेक्टिव डिमांड यानी प्रभावपूर्ण मांग जिसे आप कहते हैं, इफ़ेक्टिव डिमांड है ये। ठीक है,
और ये बराबर किसके होगी, जब आपका ADF और ASF जो है वो बराबर हों। उसी बिंदु पर तो ED को आप करते हैं, मतलब मानते हैं। देखिए जब आप बनाते हैं, पहले भी मैंने बनाया है, अभी दोबारा बना के दिखाई दे रही हूँ। ये डायग्राम जब आप बनाते हैं तो ये आ गया आपका ADF, ये आ गया आपका ADF। किसे देखिए, ये आपने बना दिया। ये समग्र डिमांड का, जिसे आप कहते हैं ना मांग फलन, ADF एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, ये आ गया। दूसरा होता है आपका ASF एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई जब आप दिखाते हैं तो ये यूँ जाती है और यहाँ जाके ये फिर ऊपर जाती है। तो ये जो बिंदु रहता है जहाँ पर ADF और ASF काटते हैं, यही ED यानी इफेक्टिव डिमांड का बिंदु होता है। तो ED जो होती है वो ADF प्लस ASF के बराबर होती है। ED बराबर इफेक्टिव डिमांड, ADF को आप हिंदी में कहेंगे समग्र मांग फलन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, और ये समग्र पूर्ति फलन एग्रीगेट सप्लाई को दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी के लिए ऑप्शन A सही है। इसके बाद अगला है ये कीन्स के रोजगार के स्तर के निर्धारण बिंदु क्या होता है। देखिए जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत है उसका जो निर्धारण बिंदु वो होता है इफेक्टिव डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग, और जो प्रभावपूर्ण मांग है वो होती है ADF इजिकल टू ASF। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद ये है निम्नलिखित को मिलाइए, ये देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले है पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। तो ये तो आपको सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो है आपका JBC ने ये कहा है। तो पहले पर तो आपका आ जाएगा 4, सबसे पहले आपका आ जाएगा 4। इसके बाद अगला देखिए कि रोज़गार का संतुलन जो है, पहले का 4 था, हाँ, रोज़गार का संतुलन अल्प रोजगार पर स्थापित होता है। ये किसने कहा है आपका, तो देखिए ये जो आपका कहा है, ये कहा है अल्प रोजगार का जो संतुलन है वो अल्प रोजगार पर स्थापित होता है। ये बात आपकी कही है कीन्स के, जो कीन्स का रोजगार सिद्धांत है ये उससे संबंधित है ना। उसमें अल्पकालीन रोजगार सिद्धांत तो है कीन्स का। तो ये जो दूसरा सेंटेंस है इसके लिए आपका आ जाएगा 2, कीन्स का रोजगार सिद्धांत। ठीक है, फिर है मजदूर यदि सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी लें तो बेरोजगारी नहीं होगी। ये बात किसने कही है, तो देखिए ये कही है आपकी तीसरे के लिए आपका सही होगा इसमें से प्रोफेसर पीगू ने वाली बात कही है। ठीक है, तीसरे का हो जाएगा आपका 5। फिर है आपकी अनैच्छिक तथा सामान्य बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। ये किसने कहा है, तो ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत है। तो फिर आपका आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो सही क्रम बनेगा वो बनेगा 4 2 5 1। ये पूरा क्वेश्चन एक बार में आ नहीं पा रहा है, इसलिए देखिए 4 2 5 1 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगले पर आ जाइए कि ये किसने कहा है कि अल्प रोजगार स्थायी साम्य नहीं होता है। तो देखिए ये बात आपकी कही है, हैबलर ने भी बताई है, हेजलिट ने और लियोनतिफ, इन तीनों के ही अकॉर्डिंग ये बात सही है कि जो अल्प रोजगार है वो स्थायी साम्य नहीं है। तो इसमें आपका डी आ जाएगा। इसके बाद अगला है कि जो चक्रीय बेरोजगारी है ये देन है अर्धविकसित देशों की, विकसित देशों की, विकासशील देशों की, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो चक्रीय बेरोजगारी होती है विशेषता होती है विकासशील देशों की, विकसित देशों की, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हीं में चक्रीय बेरोजगारी ज़्यादातर पाई जाती है। डेवलप्ड कंट्रीज़ की एक विशेषता है। इसके बाद हमारा अगला आ जाता है कि पीगू के अनुसार दीर्घकालीन बेरोजगारी दूर की जा सकती है। तो इसमें आप मजदूरी को स्थिर रखकर, मजदूरी दरों को बढ़ाकर या मजदूरी दरों में कटौती करके, या तीनों स्थितियां ही संभव हैं। तो बात पीगू की हो रही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। पीगू के अनुसार जो आपका है मजदूरी दर में कटौती जब आप करेंगे तो दीर्घकालीन बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला है
कि बाज़ार नियम किसने प्रस्तुत किया है। तो देखिए बाज़ार नियम तो जेबीसी ने प्रस्तुत किया है। इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार याद तो आपको सभी होगा ये। इसके बाद कीन्स का रोज़गार सिद्धांत अल्पकालीन है, अभी मैंने बताया है कीन्स का रोज़गार सिद्धांत अल्पकालीन है। देखिए जितने भी ये सिद्धांत हैं या जितने भी ये कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप उनकी मान्यताओं को एक बार पढ़ लें और याद कर लें तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके कभी गलत होंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कीन्स के रोज़गार सिद्धांत की मान्यताएं भी एक बार बोले दे रही हूँ। सबसे पहले है इसका कि शॉर्ट रन यानी अल्पकालीन विश्लेषण है। दूसरी बंद अर्थव्यवस्था की बात ये करता है कीन्स भी, और पूर्ण प्रतियोगिता ये मानता है बाजार में, और उत्पादन के घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है कीन्स के रोज़गार सिद्धांत में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मुद्रा विनिमय माध्यम के साथ साथ मूल्य संचय का भी आधार माना है कीन्स ने। जबकि जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने मुद्रा को तटस्थ माना और मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम माना। जबकि कीन्स ने उसके साथ एक वर्ड और जोड़ दिया कि ये मूल्य का संचय भी करती है। और तीसरे, अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी की उपस्थिति कीन्स मानता है। जबकि जो आपके प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं वो अति उत्पादन और सामान्य बेरोजगारी जैसी किसी बात को मानते ही नहीं है। ठीक है, तो कीन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो अल्पकालीन है। इसके बाद आगे आ जाइए कि जेबीसी का बाजार नियम लागू होता है वस्तु विनिमय पर, मुद्रा विनिमय पर, उपयोग दोनों पर या दोनों में से किसी पर भी नहीं। तो जो जेबीसी की मान्यताएं हैं उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जेबीसी का जो बाजार नियम है वो वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय प्रणाली दोनों पर ही लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि कीन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या होता है। देखिए कीन्स ने अपने जो रोज़गार सिद्धांत है उसमें बार बार प्रभावपूर्ण मांग या इफ़ेक्टिव डिमांड को बहुत अहम रोल के रूप में उसने उसको दिया है, उसके बारे में समझाया है। तो यहाँ पर अति उत्पादन और बेरोज़गारी का कारण पूछ रहा है तो डायरेक्ट आगे कमी ही होगी। तो कुल मांग में कमी कीन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोज़गारी का मुख्य कारण होता है। इसके बाद अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1, ये सही होता है। ठीक है, ये मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी ऑफ सेविंग्स और मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी ऑफ जो है कंजम्पशन, यानी जो औसत बचत प्रवृत्ति है और औसत उपभोग प्रवृत्ति है, उन दोनों का जो उन दोनों का जोड़ होगा वो हमेशा एक के बराबर आएगा। तो बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये है क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बताना है कि कीन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग वहाँ निर्धारित होगी जहाँ कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो, कुल मांग और कुल पूर्ति और शून्य के बराबर हो जाएं, या कुल मांग ज़्यादा हो कुल पूर्ति से, या कुल मांग कम हो कुल पूर्ति से। तो देखिए ये था इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।